स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश में ओबीसी के बाद अब आदिवासियों को साधने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की मुहिम तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आदिवासियों के अधिकारों के लिए जनाधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज पिछले दिनों जनजातियों के लिए सौगात का पिटारा खोल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की मुहिम को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाकौशल के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। तो क्या है मध्य प्रदेश में आदिवासियों का गणित और कितनी सीटों पर है आदिवासियों का सीधा प्रभाव, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में आदिवासी वोट साधने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। सीएम ने आदिवासियों के लिए खोला पिटारा। बड़वानी में कमलनाथ की जन अधिकार यात्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सियासी शतरंज पर मोहरे फिट करने का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों ने 2023 के लिए मैदानी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य की सियासत में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा पहले ही गरमाया हुआ है, लेकिन इसके बीच अब दोनों दलों का फोकस आदिवासी वोट बैंक साधने पर दिखाई देने लगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनजातियों के लिए घोषणा का पिटारा खोल दिया है। पिछले दिनों सीएम हाउस में जनजाति पंचायत का आयोजन भी किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह भी 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री का दौरा आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आदिवासियों के बीच कांग्रेस की पकड़ को फिलहाल मजबूत माना जाता है, तो मोर्चाबंदी दोनों तरफ से हो रही है। जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी कि जैस का प्रभाव कम करने के लिए कांग्रेस की मोर्चाबंदी को अहम माना जा रहा है। सूबे में आदिवासियों के गणित की बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 2 करोड़ है। प्रदेश में आदिवासी समूहों की संख्या 43 है, जिसमें भील भिलाला समूह की आबादी करीब 60 लाख है। गौंड समुदाय की आबादी 51 लाख है। कोल समुदाय की आबादी करीब 12 लाख की है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आदिवासियों के प्रभाव की बात करें तो प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, जिसमें से आदिवासी प्रभाव वाली सीटों की संख्या करीब 47 है। 2018 में कांग्रेस को इनमें से 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 16 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 15 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। मौजूदा आंकड़ों से स्पष्ट है कि आदिवासी वर्ग में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। हालांकि बीजेपी 2023 के पहले आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में मुहिम दोनों तरफ मजबूती से शुरू हो चुकी है, लेकिन आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में कौन कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज स्टेट। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप माहौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। दीप्ति हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले रुख करेंगे अपने संवाददाता दीप्ति का। दीप्ति, तो जिस तरह से ये गणित सामने आ रहा है, आदिवासी गणित हम इसे कह सकते हैं, फिलहाल किस तरह की स्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं और क्या कुछ इससे आकलन किया जा रहा है, क्या कयास लग रहे हैं? देखिए कि तो मध्य प्रदेश जो है एक आदिवासी बहुल स्टेट है। यहाँ पर कई सारे आदिवासी हैं, और अगर हम बात करें कि इसकी कि मध्य प्रदेश में कितनी आबादी है और उनका वोट परसेंटेज कितना होता है, तो आदिवासी वोट हमेशा मध्य प्रदेश में निर्णायक वोट रहा है। पूरी 230 सीटों में से 47 ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं, और इन 47 सीटों के अलावा भी 47 सीटों के अलावा भी लगभग 98 ऐसी सीट हैं जिन पर आदिवासी वोटों से जीत और हार का फैसला होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिजर्व सीटों के साथ साथ अगर पूरी सीटें मिला ली जाएं तो लगभग 100 सीटें ऐसी होंगी जिन पे आदिवासी वोट इस बात का फैसला करते हैं कि वहां हार और जीत किसकी होगी। तो मध्य प्रदेश में यही वजह है कि आदिवासी वोट बैंक के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगी हुई है। कांग्रेस लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम कर रही है। अगर कांग्रेस जो है आदिवासी अधिकार या रैली निकाल रही है, तो बीजेपी महाकौशल से जो है खुद अमित शाह वहाँ पर पहुँचेंगे और महाकौशल में वो आदिवासियों के लिए वहाँ से कार्यक्रम शुरू करेगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर अभी से छुट्टी
छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसी पे कांग्रेस ने जो है आदिवासी दिवस मनाने की बात कही थी, उस पर छुट्टी रखने की बात कही थी। तो यही वजह है कि एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है, बहुत सारी सीटों पे आदिवासी वोटों से फैसला होता है। इसी कारण दोनों दल इसको नहीं छोड़ना चाहते। और अगर हम पिछले 2-3 चुनाव में देखें तो 2008, 2018 में 2008, 2003 में बीजेपी की और 13 में आदिवासी सीटों पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 47 में से बीजेपी के खाते में जो 30 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी और बची हुई बीजेपी के खाते में आई थी, और कुछ इसमें से निर्दलियों की थी। तो बड़ी अजीब बात इसमें यह है कि जयेश को भी एक सीट इसमें से मिली थी। तो बड़ी बात यह है कि चूंकि एक बड़ा वोट परसेंटेज है, एक बड़ी 47 सीटें रिजर्व हैं और लगभग 100 सीटें हैं जिनको ये सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी? कांग्रेस चाहती है कि 2018 का उसका वोट बैंक इसी तरह से बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी जो है कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते थे। लेकिन 2013 के चुनाव में, 2008 के चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं रहे, ये बीजेपी के साथ आए। तो अब कांग्रेस जब 18 में इन वोटों को पा चुकी है तो उसकी बड़ी ये मंशा लगातार है और ये कोशिश लगातार है कि ये वोट उसके साथ बने रहें। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस जो वोट बैंक थोड़े समय उसके साथ आया था उसे वापस अपने से जोड़ने के लिए जो है लगातार कोशिशों में है। यही वजह है कि प्रदेश के एक इलाके से कांग्रेस अपना सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ती है और आदिवासी अधिकार यात्रा की बात करती है, तो प्रदेश के दूसरे इलाके से, महाकौशल से, वो भी आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पे खुद अमित शाह जो है पहुँचेंगे और वहाँ के जो आदिवासी राजा थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह, उनकी जयंती, उनके बलिदान दिवस से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल। तो यही वजह है प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, दीप्ति, उनका भी रुख करते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, तो जिस तरह से लगातार आदिवासियों की चिंता प्रदेश में इस वक्त की जा रही है, और क्या माना जाए, एक विश्वास कांग्रेस ने तो बनाया हुआ है इनके बीच में, क्योंकि जिस तरह से हम सीटों के आंकड़े को समझते हैं, लेकिन बीजेपी भी अब चाहती है कि कहीं ना कहीं इन आदिवासियों का विश्वास हासिल किया जाए। देखिए, एक फर्क यह है सबसे बड़ा कि कांग्रेस अभी तक आदिवासियों को एज अ वोट बैंक की तरह उपयोग करती आई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक नहीं, उनके सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा है। आप अगर स्कीम्स देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लॉन्च करी हुई हैं टोटल ट्राइबल की, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की स्कीम हो गई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गए, हाउसिंग स्कीम्स हो गए इनके लिए, तो ये जितने भी कार्यक्रम जो बनाए गए हैं इनको अगर हम ढंग से देखेंगे तो हर सोसाइटी के वर्ग का कंट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए हमारे संगठन के अंदर, हमारे सरकार के अंदर, हमारे रिसोर्सेस के अंदर, और यही कंट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब जैसे आपने जयेश की बात करी, तो जयेश जो है, कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश करी कि जयेश को किस तरह से खत्म कर देता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कोशिश करी कि जयेश के साथ किस तरह से मिलकर काम करें, जिससे कि आदिवासियों की जो मूल समस्याएं हैं वो हमको समझ में आए और उनका निराकरण जो है वो हम निकाल पाए। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी है काफी काम कर रही है आदिवासियों के लिए, पिटारा खोल दिया घोषणाओं का, और ऐसे में अब आप उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी यात्रा निकल रही है आदिवासी के उद्धार के लिए, जो यात्रा आप निकालना चाहते हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि लगातार बीजेपी तो कह रही है कि काम हो रहा है आदिवासियों के लिए। देखिए, अगर बीजेपी पिछले 17 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में है और 16 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे कब्जा किए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर वो किसी भी वर्ग के लिए भले की बात करता तो अधिकारों की और बात तो यहाँ होती नहीं। आप पिछड़े वर्ग के लिए देख लीजिए, पिछड़े वर्ग में शिवराज सिंह जी के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी आए अल्प समय के लिए 15 माह की सरकार में, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, उनके भले के लिए सोचा, 14% से उनका आरक्षण बढ़ा के 27% किया, तब इस पे जाके चर्चा हुई। आदिवासियों के आदिवासी दिवस मनाने के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की, उसको कमलनाथ जी ने क्रियान्वित किया और फिर शिवराज सिंह जी ने आके उसको खत्म कर दिया। आदिवासियों के हितों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहती, धरातल पे क्रियान्वयन नहीं कराना चाहती। तो ये घोषणाएं तो शिवराज सिंह जी पिछले 16 साल से लगातार करते चले आ रहे हैं। इन घोषणाओं का ना तो और ना छोर कहीं कोई समझ में नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं। आदिवासियों या किसी भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार करती चली आई है, देश से लेकर प्रदेश तक। और ये प्रदेश का सौभाग्य है कि 15 माह का अल्प शासन काल में हमें कमलनाथ जी जैसा सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व मिला, जिसने हर वर्ग के लिए काम किया। कन्यादान की योजना की राशि को दोगुना किया, गरीबों की बिजली 100 रुपए 100 यूनिट कर दिया। आज बिजली की कीमतें देख लीजिए कितनी बढ़ रही हैं। आप अर्जुन सिंह जी ने एक बत्ती कनेक्शन फ्री दिया था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आप दूसरी योजना देख लीजिए, किसानों के 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए कांग्रेस पार्टी ने। तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी करती चली आई है। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बता दें कि 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन सा आदिवासी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में उभारा है? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। ये तो आदिवासियों को 2003 और 2008 में धर्मांतरण के नाम पे बरगलाते चले आए, तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत लाभ मिल गया। परंतु अब आदिवासी भाई बहन भी इस चीज को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी उनके हितों की बात नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करती है। आप देखिए अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह सिवाय वोट की राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। जिस प्रदेश में गए उस प्रदेश में सिवाय चुनावी राजनीति के अलावा अमित शाह जी ने कोई बात नहीं की। अब अमित शाह जी को बंगाल याद नहीं आता, अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बिहार याद नहीं आता। कहां चले गए बिहार और बंगाल के लोग? अब उनको उत्तर प्रदेश याद आएगा। अब जहां पे चुनाव है वहां के लोग याद आएंगे।